हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आप सभी का स्वागत है यार एक और पी ब्लॉक के लेक्चर में। हम लोग यार पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए, फिर मैंने आप लोगों को आपका ग्रुप 13, ग्रुप 14 और नाइट्रोजन को एक्सप्लेन करा। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं फॉस्फोरस के बारे में। हम लोग आगे देखने वाले हैं फॉस्फोरस के बारे में और ग्रुप 16 के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फॉस्फोरस एंड ग्रुप 16 को कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस और ग्रुप 16 पूरा एंटायरली आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉस्फोरस के भी यार जो भी अलग अलग कंपाउंड्स हैं, जो भी अलग अलग बातें हैं, वो सारी की सारी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो, जो आगे आ रहा है वो है फॉस्फोरस। देखिए अब बात कर रहा है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस की। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस हम लोगों ने यार ये देख रखा है। पहले हम लोगों ने देखा था कि एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं फॉस्फोरस के। आपका रेड फॉस्फोरस होता है, व्हाइट फॉस्फोरस होता है, ब्लैक फॉस्फोरस होता है। तो इन सब की यार बातें कर रखी हैं, स्ट्रक्चर बना रखा है। देखिए द इंपॉर्टेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस आर व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। अब बात हो रही है व्हाइट फॉस्फोरस की। व्हाइट फॉस्फोरस की बात हो रही है तो बोल रहा है इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। अलग अलग टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज लेस स्टेबल। क्या होता है ये? लेस स्टेबल रहता है। लेस स्टेबल है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है, मोर रिएक्टिव देन अदर सॉलिड फेजेस, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन ऑफ अ P4 मॉलिक्यूल हैविंग 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है। देखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। 60 डिग्री दे रखा है। तो यार ये क्या है? एक तरीके से यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है, मतलब बहुत जकड़ के यार ये एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के साथ रुके हुए हैं। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन है तो ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ऑलराइट, इट इज अ ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड है ये, है ना, और पॉइजनस रहता है। और ये हमने बात करी है कि इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन CH2। सॉल्यूबल रहता है CH2 में, ठीक है। NaOH के साथ रिएक्शन करता है और आपका फॉस्फीन बना देता है। क्या बना देता है? फॉस्फीन बना देता है। PH3 इज फॉस्फीन। P4 प्लस NaOH के साथ फॉस्फीन बना रहा है, ठीक है। और it readily catches fire in air to give dense white fumes of P4O10। अभी थोड़ी देर में P4O10 का स्ट्रक्चर भी आने वाला है। P4 आपका जनरली फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है? P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के ये P4O10 बना रहा है, फॉस्फोरस का ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो ये बात करिए हमने व्हाइट फॉस्फोरस की। अब देखिए आपका रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस क्या है? रेड फॉस्फोरस में देखो पहली बात तो पॉलीमर बना रहा है, एक लंबी चेन बनाने वाला है। व्हाइट फॉस्फोरस डिस्क्रीट मॉलिक्यूल था, यहां पे रेड फॉस्फोरस का पॉलीमर बन रहा है, एक लंबी चेन बन रही है। और अगेन चेन्स ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंक्ड टुगेदर, है ना, है टेट्राहेड्रल फॉर्म में ही, पर क्या है? लंबी चेन से। देखो यार यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बॉन्ड था, व्हाइट आप वाला देखो तो यहाँ पे ये देखिए इधर से चेन बन रही है। रेड फॉस्फोरस को देखो तो इधर से चेन इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट और राइट से चेन इंक्रीज हो रही है। तो पॉलीमर टाइप का कुछ बना रहा है ये, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 573 केल्विन एट इन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज, है ना। हम लोगों ने ये देखा था कि यार हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस से रेड कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्फा ब्लैक में कैसे कर सकते हैं, बीटा ब्लैक में कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों ने रिएक्शंस देखी थी, सही है। चलिए और देखिए व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड अंडर हाई प्रेशर अ सीरीज ऑफ फेजेस ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड। ये सारी हमने जो कन्वर्जन्स है व्हाइट रेड ब्लैक में कन्वर्जन्स हैं, ये हमने रिएक्शंस में देख लिए थे, ठीक है। इट इज अडोरलेस, नॉन पॉइजनस रहता है। जो व्हाइट वाला रहता है वो पॉइजनस रहता है, लेकिन रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस है। एंड इट इज इनसॉल्यूबल इन बोथ वाटर एंड CH2, दोनों में ही इनसॉल्यूबल है। व्हाइट वाला आपका इनसॉल्यूबल वाटर में था, लेकिन CH2 में क्या था? सॉल्यूबल था। CH2 बोले तो ऐसा कुछ मॉलिक्यूल आपका, ये क्या है? आपका नॉन पोलर है। ये क्या है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल CH2 इसमें तो सॉल्यूबल है, लेकिन जो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है उसमें सॉल्यूबल नहीं है। और रेड फॉस्फोरस में बोल रहा है वो दोनों में ही सॉल्यूबल नहीं है, दोनों में ही सॉल्यूबल नहीं है। इट इज लेस रिएक्टिव, इट इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस। ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, रेड फॉस्फोरस ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, रेड फॉस्फोरस रिएक्टिव नहीं है। और कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म रहती है? और आपकी ब्लैक फॉस्फोरस रहता है। ब्लैक के दो फॉर्म्स होते हैं, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। अल्फा ब्लैक रहता है और आपका बीटा ब्लैक रहता है, करेक्ट है। देखो अब अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक के बारे में क्या बोल रखा है। अल्फा ब्लैक phosphorus is formed when red phosphorus is heated in a sealed tube at 803 केल्विन। कहां से बन रहा है? रेड फॉस्फोरस से बन रहा है। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, है ना, रेड फॉस्फोरस से बन रहा है, ठीक है। और एंड हैज मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल
क्रिस्टल्स। जैसे यार सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग लैटिसेस पढ़ते हैं, तो ये बता रहा है जो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस है या तो यार वो मोनोक्लिनिक होगा या फिर रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स होंगे उसके, ठीक है। और अगर बीटा ब्लैक फॉस्फोरस है वो कहाँ से बनता है, व्हाइट फॉस्फोरस से बनता है, व्हाइट फॉस्फोरस से बनता है, हाई प्रेशर कंडीशन पे बनता है, व्हाइट फॉस्फोरस से बन रहा है और हाई प्रेशर कंडीशन पे बन रहा है, ठीक है। तो जो अल्फा वाला है वो बन रहा है रेड से, और जो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस है वो बन रहा है व्हाइट फॉस्फोरस से, वो बन रहा है व्हाइट फॉस्फोरस से, ठीक है। चलिए और देखो अब यार और अलग अलग कंपाउंड्स आने वाले हैं फॉस्फोरस के। पहला कंपाउंड कौन सा है, फॉस्फीन, पहला कंपाउंड है फॉस्फीन। तो देखो इसकी प्रिपरेशन बोल रहा है बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विद वाटर या फिर डाइल्यूट HCl। तो देखो ये आपने कैल्शियम फॉस्फाइड ले रखा है, ये है आपका कैल्शियम फॉस्फाइड, इसके आप यार पानी के साथ रिएक्शन करा लो या फिर HCl डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा लो, तो क्या बन जाएगा, फॉस्फीन बन रहा है, PH3 क्या बन रहा है, फॉस्फीन बन रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस आपका या तो पानी ले लो या फिर आप HCl ले लो, है ना, डाइल्यूट HCl ले लो, तो दोनों ही केसेस में क्या बन जाएगा, आपका फॉस्फीन बन जाएगा। क्लियर है। चलो अब लैब प्रिपरेशन देखो, बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस, क्यों, क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस क्या रहता है, ज्यादा रिएक्टिव रहता है, तो लेबोरेटरी में हम लोगों को रिएक्टिव सब्सटेंसेस चाहिए, है ना। तो बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, ठीक है। तो देखो P4 है, कौन सा व्हाइट फॉर्म है, NaOH और आपका CO2, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया आपका, फॉस्फीन बन गई, PH3 आपकी फॉस्फीन बन जाती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दे रखा है, व्हेन प्योर इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल, है ना, बट बिकम्स इन्फ्लेमेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ P2H4 या फिर P4 के वेपर्स, है ना। तो यार जब वो प्योर रहता है तो नॉन इन्फ्लेमेबल है, लेकिन कुछ इंप्योरिटीज की प्रेजेंस से वो इन्फ्लेमेबल में कन्वर्ट हो जाता है ना, कुछ इंप्योरिटीज की वजह से। ये इंप्योरिटीज उसने दे रखी है, तो यही बोल रहा है देखो, टू प्योरीफाई इट फ्रॉम इंप्योरिटीज, अगर आपको इंप्योरिटीज रिमूव करनी है तो क्या करो, एब्जॉर्ब करा दो HI में टू फॉर्म फॉस्फोनियम आयोडाइड, ठीक है। आप HI में आप क्या करो, इससे PH3 को भेज दो, PH3 को आप इसमें भेज दीजिए HI में, तो आपकी इंप्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा वापस से अगर आपको चाहिए तो ये जो बना है फॉस्फोनियम आयोडाइड बना है, उसकी KOH के साथ रिएक्शन करा लो तो अगेन आपके पास PH3 बन जाएगा। हालांकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फॉस्फीन, और देखो क्या क्या बोल रहा है फॉस्फीन के बारे में, इट इज अ कलरलेस गैस, है ना, विद रॉटन फिश स्मेल और हाईली पॉइजनस है, बहुत ज्यादा पॉइजनस रहती है फॉस्फीन गैस, बहुत ज्यादा पॉइजनस रहती है, ठीक है। और बोल रहा है इट एक्सप्लोड्स इन कॉन्टैक्ट विद ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो एक्सप्लोड कर जाता है। इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना। और देखो ये क्या बोल रहा है, व्हेन एब्जॉर्ब्ड इन CuSO4 और HgCl2 फॉस्फाइड्स आर ऑब्टेन्ड, जैसे CuSO4 प्लस फॉस्फीन या फिर HgCl2 प्लस फॉस्फीन करा तो क्या बन रहे हैं, कॉपर का फॉस्फाइड या फिर मरकरी का फॉस्फाइड बन रहा है, ठीक है। PH3 इज वीकली बेसिक, जैसे यार NH3 होता था, NH3 भी यार एक वीक बेस होता था, ऐसे ही PH3 भी एक वीक बेस है, एक वीक बेस है। और जब आप रिएक्शन करा रहे हो किसी एसिड के साथ तो उसके फॉस्फोनियम के कंपाउंड्स दे देता है, फॉस्फोनियम के कंपाउंड्स देता है, जैसे बनता है ना NH4Cl बनता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, क्लोरीन की जगह क्या है, ब्रोमीन है, और नाइट्रोजन की जगह क्या है, फॉस्फोरस है, तो PH4Br बन गया, PH4Br बन गया। ऑलराइट, चलो अब यहाँ पे देखो यार कुछ यूजेस दे रखे हैं इसने, देखिए एक सेकेंड रुकिए, हाँ जी आ गए, देखो यूजेस दे रखे हैं, यूज्ड इन होल्म्स सिग्नल ड्यू टू स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन। कैसे, देखो कुछ नहीं है, जो आपके टावर हाउसेज होते थे, जो आपके समुद्र में टावर हाउसेज होते थे, उनको उधर हम लोग बेसिकली ये सिग्नल यूज करते हैं, होल्म्स सिग्नल, दूर से ही ताकि बता पाए हम लोग, दूर से ही ताकि बता पाए, ठीक है। तो इसका एज अ सिग्नल भी यूज किया जाता है। देखो थ्रोज इन सी, आप पानी में फेंक देते हो, पानी में फेंकते हो उसका कंबशन स्टार्ट होता है, गैसेज इवॉल्व होती हैं, तो एक सिग्नल की तरह हम लोग उसे आप दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। ऑल्सो यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन्स, ठीक है, यूजेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग हमारे PDF में तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। चलो और देखो, तो ये बात कर ली हमने किसकी, फॉस्फीन की बात करी,
नेक्स्ट क्या है, फॉस्फोरस के हैलाइड्स। नेक्स्ट क्या है, फॉस्फोरस के हैलाइड्स। फॉस्फोरस फॉर्म हैलाइड्स ऑफ द टाइप PX3 भी बनाते हैं और PX5, दोनों टाइप के बनाते हैं। जैसे PCl3 भी होता है, PCl5 भी होता है, दोनों ही टाइप के आपके हैलाइड्स बनते हैं फॉस्फोरस के। देखो अब बात कर रहा है पहले PCl3 की, कैसे बना रहा है ये देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कंपाउंड जो आ रहे हैं, व्हाइट फॉस्फोरस लिया और आपने Cl2 ली ड्राई, Cl2 ली ड्राई, तो क्या बन गया, PCl3 बन गया। या फिर आप क्या ले सकते हो, व्हाइट फॉस्फोरस और थायोनिल क्लोराइड ले सकते हो, SOCl2। थायोनिल क्लोराइड क्या है, SOCl2, तो अगेन क्या बन गया, PCl3 बन गया, PCl3 बन गया, और SO2 और S2Cl2 बन गई। हमारे लिए तो क्या इंपॉर्टेंट है, PCl3। हम प्रिपरेशन किसकी देख रहे हैं, PCl3 की देख रहे हैं। तो इस तरीके से बना सकते हो। रिएक्शन में आप क्या ले रहे हो, व्हाइट फॉस्फोरस ले रहे हो। व्हाइट ही क्यों लेते हो यार, क्योंकि व्हाइट ज्यादा रिएक्टिव रहता है, व्हाइट ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, तो इसलिए हम लोग व्हाइट ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। या तो Cl2 के साथ करा दीजिए रिएक्शन, या फिर SOCl2 के साथ करवा दो, ठीक है, PCl3 बन जाएगा। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज कलरलेस, ऑयली लिक्विड एंड हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है। देखो PCl3 की जब वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बन रहा है आपका, H3PO3, फॉस्फोरस एसिड क्या बन रहा है, H3PO3 बन रहा है। ऑलराइट, और ये ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप। OH ग्रुप है अगर किसी के पास तो उसके साथ भी रिएक्ट करता है। कुछ नहीं है यार, क्या होता है, ये यहाँ से OH निकल जाएगा, है ना, यहाँ से OH निकल जाएगा, उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ से OH निकल गया, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया, तो देखो C2H5Cl आ गया, और यहाँ पे देखो CH3COCl आ गया। OH जा रहा है और आपका क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जो आपका PCl3 है तो उसके साथ जो एसिड बन रहा है, क्या बन रहा है, H3PO4, फॉस्फोरस एसिड बन रहा है, ठीक है, H3PO4 बन रहा है ना। देखो यार इधर भी ये बना था, जब PCl3 का आप लोगों ने हाइड्रोलिसिस करा था तो अगेन क्या बना था, H3PO3 बना था। इधर भी H3PO3, इधर भी H3PO3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए ऐसे टाइप का, ये क्लोरीन ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, और फॉस्फोरस के एक पास क्या है, लोन पेयर। यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है, लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है ना, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगा। स्ट्रक्चर क्या है, पिरामिडल टाइप का, पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर है, तो बोले तो ये क्या है, नॉन प्लेनर है। स्ट्रक्चर क्या है, नॉन प्लेनर है। ऑलराइट, तो ये बात करें हम लोगों ने PCl3 की। और देखो नेक्स्ट क्या है, PCl5 है, PCl5 है, तो ये देखो कैसे बन रहा है, व्हाइट फॉस्फोरस लिया आपने, Cl2 ले ली, लेकिन एक्सेस में लिए। देखो पिछले वाले केस में एक्सेस नहीं लिखा हुआ था, ड्राई लिखा हुआ था, ज्यादा अमाउंट में नहीं है, तो आपका PCl3 बना। लेकिन अगर आपने एक्सेस में ले लिया तो आपका PCl5 बन जाएगा, PCl5 बन जाएगा, ठीक है। अगेन आपने यार फॉस्फोरस को रिएक्ट कराया। देखो पिछले केस में क्या था, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। इस केस में क्या है, SO2Cl2, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो अलग अलग बातें हैं। SOCl2 इसको क्या बोल रहा है, ये थायोनिल क्लोराइड, ये है आपका थायोनिल क्लोराइड। और SO2Cl2 इसको बोल रहा है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। तो PCl5 किससे बन रहा है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड से, और PCl3 किससे बन रहा है, थायोनिल क्लोराइड से। तो ये रहा सल्फ्यूरिल क्लोराइड, और यहाँ पे बन जाता है आपका PCl5, यहाँ पे बन जाता है PCl5, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज देखो क्या है, येलोइश व्हाइट पाउडर है, एंड इन मॉइस्ट एयर हाइड्रोलाइसिस करता है और POCl3 बना लेता है, विच फॉर्म्स फॉस्फोरिक एसिड। अल्टीमेटली फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। देखो PCl5 है, ठीक है, इसके हाइड्रोलाइसिस हुई, क्या बनता है, POCl3 बनता है, पहले POCl3 बनता है, फिर अल्टीमेटली POCl3 और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, फॉस्फोरिक एसिड बना देता है। ध्यान रखना, जो PCl3 था उसके हाइड्रोलिसिस से आपका क्या बन रहा था, H3PO3 बन रहा था, और PCl5 के हाइड्रोलिसिस से अल्टीमेटली क्या बन रहा है आपका, H3PO4। तो एसिड अलग अलग बन रहे हैं, हमको ध्यान देना है कौन से अलग अलग एसिड्स बन रहे हैं आपके, ठीक है। अब देखो ये आपके अब हीटिंग इफेक्ट दिखा रहा है। जैसे PCl5 को उसको आप हीट करोगे तो Cl2 गैस रिलीज हो जाती है। कैसे रिलीज होती है यार, हमें पता है PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। PCl5 का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट। तो ये जो आपके बॉन्ड लेंथ्स होती हैं, ये जो 2 क्लोरीन रहती हैं, ये जो 2 क्लोरीन रहते हैं, इनके जो बॉन्ड्स हैं, ये वाले व्हाइट से मैं डिनोट कर रहा हूँ, व्हाइट से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये जो बॉन्ड है ये कमजोर बॉन्ड होते हैं।
ये कौन से बॉन्ड होते हैं, कमजोर बॉन्ड होते हैं। तो जैसे ही आप इसे हीट करते हो, ये वाला ऊपर वाला क्लोरीन और ये नीचे वाला क्लोरीन निकल लेता है, टाटा बाय बाय बोल के निकल लेता है। तो अब बचता क्या है आपके पास, PCl3 बचता है, और ये ऊपर वाला क्लोरीन और नीचे वाला क्लोरीन आपस में जुड़ के Cl2 बना लेते हैं। तो जो क्लोरीन रिमूव हो रहे हैं ये ऊपर, जैसे ये आपका जो फास्फोरस और 3 क्लोरीन है एक प्लेन में, और ये दूसरा ऊपर वाला क्लोरीन, ये नीचे वाला क्लोरीन, तो ये ऊपर नीचे वाले क्लोरीन निकल जाते हैं एज अ Cl2 गैस, ठीक है। चलिए देखिए अब यार क्या क्या रिएक्शन दे रखी हैं आप लोगों को, ये देखो, ये देखिए, इट रिएक्ट्स, ये देखो एक सेकेंड, हाँ, इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH, है ना, ये भी रिएक्ट कर रहा है, कुछ नहीं यार क्या हो रहा है, यहां से OH निकल रहा है और यहां पे क्लोरीन जुड़ जा रहा है, तो देखो ये बन गया, साथ में क्या बन रहा है, POCl3 बन रहा है, POCl3। देखो पिछले वाले केस में क्या बन रहा था, H3PO3 एसिड बन रहा था, और यहाँ पे बीच में क्या बनता है आपका, यहाँ पे क्या बनता है साथ में POCl3, यहाँ पे क्या बनता है POCl3, ठीक है, POCl3 बनता है। अगेन क्या हुआ, ये OH निकल जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा आपका POCl3 बन जाएगा। क्लियर। और क्या बोल रहा है, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स ऑन हीटिंग विद PCl5 गिव करस्पॉन्डिंग क्लोराइड, ठीक है, Ag या फिर SN ले लिया आपने PCl5 के साथ रिएक्शन, तो उनके क्लोराइड्स बन गए, मतलब जो क्लोरीन निकलती है, जो क्लोरीन रिलीज होती है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है और आपका पीछे क्या बच जा रहा है, PCl3 बच जा रहा है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हम लोगों ने ये रिएक्शन देखी, देखो ये जो ऊपर रिएक्शन थी, तो इसमें बन रहा है नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड C2H5Cl या CH3COCl, तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में भी काम आता है PCl5, ठीक है। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है, 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं और आर लॉन्गर देन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये यहाँ पे देखो, ये क्लोरीन है ना, यहाँ पे ये क्लोरीन है, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, और ये जो ऊपर और नीचे वाली होती है ये कौन सी होती है, एक्सियल होती है। तो एक्सियल क्या होती है, लंबी होती है ना, देखो 240 पिकोमीटर बोल रहा है, तो एक्सियल क्या है, लंबी है तो कमजोर है, वीकर है ना, तभी तो ये वाला क्लोरीन जो एक्सियल पे हैं दोनों के दोनों, ये वाले क्लोरीन ही निकलते हैं जब आप हीट करते हो, तो यही वाले क्लोरीन निकलते हैं, ठीक है। अच्छा अब यार यहाँ पे ये चीज जरूरी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे ही देखो सॉलिड स्टेट की बात करते हैं हम लोग, अगर आप लोगों को दे रखा है PCl5 सॉलिड स्टेट में, है ना, तो सॉलिड स्टेट में PCl5 की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बेसिकली आयनिक सॉलिड्स में टूट जाता है। कैसे टूट जाता है, ये इसके 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं PCl5 के और ये टूट जाते हैं PCl6 माइनस और PCl4 माइनस, ठीक है। तो यार ध्यान रखना, जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, वो गैसियस या फिर लिक्विड फेज में ही आती है। अगर गैस या फिर लिक्विड फेज है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। अगर लेकिन जैसे ही आपका सॉलिड फेज आ जाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है। जैसे इसमें दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। अब जैसे इसमें आप सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे तो आएगी आपकी sp3d2, और इसमें निकालने जाओगे तो आपकी आएगी sp3। तो ये स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल और ये स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो सॉलिड फॉर्म में उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d नहीं होती है, क्या होती है, sp3d2 होती है और sp3 होती है। बोले तो एक स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है, एक स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। गैसियस या लिक्विड फेज दे रखा है तो sp3d है, लेकिन सॉलिड फेज आ गया तो वो ऐसे टूट जाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 एंड sp3 हो जाती है। एक ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, एक टेट्राहेड्रल हो जाता है स्ट्रक्चर। क्लियर है, सॉलिड फेज की बात कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब देखो यार ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस हैं, आपके ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस हैं, 2 ऑक्साइड्स हैं, P4O6 है एंड P4O10 है। अब वो कैसे कैसे बन रहे हैं ये देखिए। पहले बात कर रहा है P4O6 की, तो देखो फास्फोरस लिया एंड ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन का लिमिटेड सप्लाई, ठीक है। तो क्या बन रहा है आपका P4O6 बन रहा है, देखिए इसका ये टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा है, इसका यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी दे रखा है, देखो ऐसे होता है, इधर P 4 फास्फोरस दिखा दिए। सब फास्फोरस के बीच में आप क्या करो, पहले तो ऑक्सीजन जोड़ दो,
ठीक है, अब ये ऊपर नीचे वाले के भी जोड़ दो और लेफ्ट राइट वाले के भी जोड़ दो। ये हो गया आपका P4O6 का स्ट्रक्चर। P4O6 का ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, चलो देखो, इट इज व्हाइट सॉलिड विद गार्लिक ओडोर। कौन इसको स्मेल कर रहा है यार, ये बताओ कौन स्मेल कर रहा है भाई? गार्लिक ओडोर है, क्यों सूंघ रहे हो भाई? ठीक है, इट डिजॉल्व्स इन कोल्ड एंड हॉट वाटर टू फॉर्म फॉस्फरस एसिड एंड फॉस्फरिक एसिड रिस्पेक्टिवली। देखो P4O6 है, अगर पानी ठंडा है, कोल्ड है, तो क्या बनाएगा? फॉस्फरस एसिड H3PO3। लेकिन अगर पानी गर्म है तो क्या बना लेता है? फॉस्फोरिक एसिड बना लेता है और फॉस्फीन गैस भी रिलीज हो जाती है। फॉस्फीन गैस भी रिलीज हो जाती है। क्लियर है? ये चीज सही है। ठीक है, अगर पानी ठंडा है तो H3PO3, पानी गर्म है तो H3PO4 प्लस फॉस्फीन गैस। ठीक है, तो एक ऑक्साइड हो गई आपकी P4O6। दूसरी ऑक्साइड क्या होती है? P4O10। दूसरी ऑक्साइड क्या है? P4O10। तो जब फॉस्फोरस को आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हो तो क्या बनता है? P4O10। देखो P4O6 बनाना है तो लिमिटेड सप्लाई लेनी है, आपको एक्सेस में नहीं लेना है ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? P4O6 बनेगा। लेकिन अगर आपने एक्सेस में ले लिया तो वो क्या बन जाएगा? P4O10 बन जाएगा। P4O10 बन जाएगा। अब देखो स्ट्रक्चर क्या है, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। जैसे ऐसे ही ये स्ट्रक्चर देखो P4O10, तो इधर फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस, यहाँ पे आप एक एक करके क्या करो? पहले ऑक्सीजन जोड़ लो। सेम टाइप का जैसे जो पहले हम बना रहे थे, ये बना लो, है ना, ये बना लिया। ठीक है, अब क्या करो? हर किसी फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। तो ये बन गया आपका P4O10। दिस इज P4O10 आपका ये स्ट्रक्चर बन गया। P4O10 आपका ये स्ट्रक्चर बन गया। करेक्ट। अब देखो, देखिए अब अगेन P4O10 है, अगर ठंडा पानी लिया है तो क्या बनता है? HPO3, मेटा फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है। मेटा फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है। और P4O10 में अगर आप हॉट पानी ले ले तो सेम बन रहा है, फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है। डिफरेंस क्या है? देखो पहले ठंडा पानी लिया था P4O6 में तो क्या बन रहा था? H3PO3 बन रहा था। ठीक है ना, और हॉट में तो H3PO4 ही बन रहा था, है ना। यहां पे जब आपने ठंडा पानी लिया तो HPO3 बना, मतलब मेटा फॉस्फोरिक एसिड बना। और अगर आप हॉट वाटर ले लेते हो तो क्या बना लेता है? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ही बना रहा है। इट इज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये चीज हमने देखी है यार, ये क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट रहता है P4O10। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने बात करी ऑक्साइड्स की। ठीक है, अब देखो यार, हम लोगों ने ग्रुप 15 को बहुत डिटेल में देख लिया, नाइट्रोजन को भी देख लिया, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट में भी हमने यार बहुत सारी चीजें सीखी थी, और फॉस्फोरस को भी देख लिया। अब बात किसकी आ रही है? ग्रुप 16 को। अब बात आ रही है ग्रुप 16 के। अगेन यार, हमको बहुत डिटेल में, जैसे हम लोग यार सारी चीजें कर रहे हैं, वैसे ही हम लोगों को इस पर्टिकुलर ग्रुप 16 को भी बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इनर्ट गैस NH2NP4। NH2NP4। ऑक्सीजन और सल्फर क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल्स है। सेलेनियम और टेलुरियम क्या है? मेटेलॉइड्स हैं। और पोलोनियम क्या है? आपका रेडियो एक्टिव मेटल है। रेडियो एक्टिव मेटल है। हाफ लाइफ भी दे रखी है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया है हाफ लाइफ क्या होती है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, 13.8 रट रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि ये रेडियो एक्टिव है। जो लास्ट है आपका वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, अब जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स रहते हैं इनको क्या बोला जाता है? चैल्कोजेंस भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? चैल्कोजेंस, मीनिंग ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स सच एज ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। मतलब इनको बेसिकली चैल्कोजेंस बोला जाता है। चैल्कोजेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ग्रुप 16 की जनरल इंफॉर्मेशन। अब देखिए अकरेंस, देखिए ऑक्सीजन हमें पता है यार मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन अर्थ, है ना। काफ़ी यार ऑक्सीजन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। ऑलराइट, ठीक है, चलिए और देखो यार और क्या दे रखा है, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, चलो देखो देखो और क्या बोल रहा है? सल्फर बोल रहा है इन अर्थ क्रस्ट ओनली कंटेन इतना परसेंट जो भी है ना। अच्छा, इनके जो आपके एलिमेंट्स है ये याद रखने हैं हमको। जिप्सम CaSO4.2H2O, इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O और बेरेट BaSO4। ठीक है, गेलिना PbS, जिंक ब्लेंड ZnS, कॉपर पायरेट्स FeS2, मेटलर्जी भैया, है ना, मेटलर्जी। ऑलराइट, ये भी चीज़ पढ़ा रखी है, तो ये चीज़ तो अब आप लोग एक बार जो चीज़ पढ़ा दी है वो याद रहनी चाहिए, है ना, वो याद रहनी चाहिए आप लोगों को। चलो ठीक है,
और ये क्या बोल रहा है, H2S आपका वोल्केनोस से भी आता है, ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज एग्स, प्रोटीन्स, गार्लिक, इनमें भी सल्फर रहता है। सेलेनियम और टेल्यूरियम किधर रहते हैं, फाउंड एज मेटल सेलेनाइड्स एंड टेल्यूराइड्स एंड सल्फाइड ओर्स। और पोलोनियम एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स। ठीक है, रेडियो एक्टिव है ना, तो उसका डीके प्रोडक्ट बनता है थोरियम और यूरेनियम का। ठीक है, पोलोनियम। राइट, अकरेंसेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी कवर करते हुए चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है एटॉमिक या फिर आयनिक रेडिया। हमें ये तो पता है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक और आयनिक रेडिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। शेल्स इंक्रीज होते हैं ना, डाउन द ग्रुप शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे तो साइज भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सही बात है, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाती है। However, group 16 have lower ionization energy as compared to group 15। ऐसा क्यों होता है, सोचो। ग्रुप बोल रहा है ग्रुप 16 वाले हैं जो, जैसे ऑक्सीजन है उसकी कम है आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 वालों से, मतलब नाइट्रोजन से। क्यों, क्योंकि इन ग्रुप 15 वालों के पास क्या आ जाती है, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी आ जाती है, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो NH2NP3, NH2NP3, तो ये जो NP3 है ये हाफ फिल्ड है ना, हाफ फील्ड है तो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ग्रुप 15 वालों की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू ग्रुप 16 ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड p ऑर्बिटल। सही बात है, सही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, तो यहाँ पे ये ऑर्डर रहता है ना। जनरल ट्रेंड क्या होता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, जनरल ट्रेंड है ये, है ना। लेकिन इधर ऑक्सीजन की सबसे कम क्यों हो जाती है, ऑक्सीजन की सबसे कम क्यों हो जाती है, ड्यू टू स्मॉल साइज। ऑक्सीजन क्या है यार, बहुत छोटा है, ऑक्सीजन क्या है, बहुत छोटा है। अब यार इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन डालना चाह रहे हो, तो उस छोटे से एटम में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो तो उन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, उन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे कम हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। वाई, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आफ्टर फ्लोरीन ऑक्सीजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पूरी पीरियोडिक टेबल में सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है ना। ये चीज़ तो क्लियर है ना, ये चीज़ पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई भी है आप लोगों को, बिल्कुल पढ़ाई है, ठीक है। और देखो चलो अब एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इन ग्रुप 16। देखो यार, जो भी आपका पहला मेंबर होता है ग्रुप का, जो भी पहला मेंबर होता है ग्रुप का, उसका यार अलग बिहेवियर चलता है, उसका अलग बिहेवियर चलता है ना। हमेशा से कोई सा भी ग्रुप उठा लो, उसका यार अलग बिहेवियर चलेगा ही चलेगा। अब यार उसके कुछ डेफिनेट रीजंस होते हैं। क्या डेफिनेट रीजंस होते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है किसी भी ग्रुप का, उसकी क्या रहती है, स्मॉल साइज रहती है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है, इसलिए यार वो अलग बिहेवियर दिखाता है। डी ऑर्बिटल्स नहीं होते उनके पास, डी ऑर्बिटल नहीं होते, देखो ये देख रखा है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन। तो डी ऑर्बिटल नहीं होते तो इनकी कोवेलेंसी 4 तक फिक्स्ड है ना, 4 तक फिक्स्ड है। और जो बाकी हैं आपके जो और एलिमेंट्स हैं नीचे वाले सल्फर से, उनके पास तो डी एलिमेंट है, उनके पास तो डी ब्लॉक है, तो उनकी कोवेलेंसी दे कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4। बाकी तो दिखा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिखा पाता क्योंकि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है, ठीक है। और इसका एनॉमलस बिहेवियर क्यों रहता है, क्योंकि इसके पास क्या रहती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, बाकी किसी एलिमेंट में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी, तो इसलिए भी इसका बिहेवियर थोड़ा अलग चलता है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट की। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई, इट शोज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ज्यादातर केसेस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है, -2 रहती है, एक्सेप्ट इन OF2 विच इज +2। अब यार देखो, जनरली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है, -2 रहती है। लेकिन अगर जब ये फ्लोरीन के साथ लग जाता है तो इसकी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट आने लग जाती है, क्योंकि फ्लोरीन बोल रहा है हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन पे क्या चला जाएगा, नेगेटिव, दूसरा एटम पे क्या चला जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सही बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाएगी डाउन द ग्रुप, तो -2 बनाने की टेंडेंसी भी डिक्रीज करती जाएगी। माइनस मतलब क्या, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन ले लेना, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना, तो डाउन द ग्रुप तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कर रही है, तो -2 बनाने की टेंडेंसी भी कम कर रही है, स्टेबिलिटी कम हो रही है, ठीक है।
अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप शो +2 +4 +6 आपके ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वेयर +4 एंड +6 ज्यादा कॉमन रहते हैं, +4 और +6 ज्यादा कॉमन रहते हैं। ठीक है, यही सारी बातें कर रहा है। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ +4 इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर में इफेक्ट में स्टार्टिंग में ही आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, है ना। उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, जैसे इसमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा है +6 और +4 एंड +6, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती जाती है ना। डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर, देखो यही बोल रहा है, दैट ऑफ +4 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। ऑलराइट, रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है रीजन। सही है, चलिए और देखो और क्या बोल रहा है, और देखिए और बोल रहा है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 सारे के सारे हाइड्राइड्स बनाते हैं, सारे के सारे हाइड्राइड्स बनाते हैं, H2O H2S सेलेनियम टेलुरियम सब हाइड्राइड्स बनाते हैं। ऑलराइट, अब ये बोल रहा है एसिड कैरेक्टर क्या है, एसिड कैरेक्टर क्या है ना, एज एसिड कैरेक्टर जैसे जैसे हम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एसिड कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। क्यों क्यों, जैसे आप यार कंपेयर करो H2O को, जैसे इधर ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन और इधर आप सल्फर ले लो, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड सल्फर वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा क्योंकि सल्फर की साइज बड़ी हो गई तो यार वो कंपैटिबल नहीं हो पाएगा हाइड्रोजन के साथ, साइज डिफरेंस है ना, हाइड्रोजन और सल्फर में ज्यादा साइज डिफरेंस है, तो यहाँ पे कंपैटिबल नहीं हो पाएगा, तो ये क्या करेगा यहाँ से इजीली टूट जाएगा, इजीली टूट जाएगा, तो ये H जल्दी निकल जाएगा, जल्दी निकल जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये रीजन दे रखा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करती है, इजीली बॉन्ड टूटता जाता है तो H+ जल्दी रिलीज होता जाएगा तो एसिड कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है और रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। जैसे देखो यार, जैसे ही आपका H निकलते जाएगा, जैसे ही आपका बॉन्ड टूटते जाएगा आपका हाइड्रोजन रिलीज होता जाएगा, वो हाइड्रोजन एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ाएगा एज वेल एज सामने वाले को रिड्यूस भी कर सकता है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप और एसिड कैरेक्टर भी बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, दोनों ही चीजें बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, वाटर डज नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि वाटर का जो बॉन्ड रहता है वो काफी स्ट्रांग रहता है तो वहां से हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता है, और हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा तो आपका नहीं दिखाएगा पानी, रिड्यूसिंग बिहेवियर नहीं दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे यार उसने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दे रखा है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दे रखा है, ध्यान से अगर देखो तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वाटर का एबनॉर्मली बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देखो वैसे डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो पानी का सबसे कम होना चाहिए था लेकिन सबसे ज्यादा है। रीजन क्या है, रीजन तो आप लोग भी बता सकते हो, रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब इनफैक्ट इसी में ही होती है ना, H2 में ही रहती है इस पर्टिकुलर ग्रुप में, तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ योर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखो, अब बोल रहा है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी कैसी रहती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी कैसी रहती है। देखो ऑल एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ EO2 एंड EO3 के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ओजोन एंड SO2 आर गैसेस। ठीक है, ओजोन और SO2 क्या है, गैसेस हैं, लेकिन SeO2 इज अ सॉलिड, SeO2 इज अ सॉलिड। ठीक है, और क्या बोल रहा है, SO2 और TeO2 से जाएगा तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाएगी, TeO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, है ना, हालांकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, हल्का फुल्का आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं, हल्का फुल्का आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं, है ना। यस, एक सेकेंड रुकिए, इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा, देखिए एक सेकेंड रुकिए। यस, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली ये चीज विजिबल हो जाए। ऑलराइट, चलिए एक सेकेंड रुकिए, देखो
हाँ जी आ गए, देखिए बिल्कुल, देखो अब इसे देखो, चलिए देखिए, अब बोल रहा है कि अगर हैलोजेंस के साथ रिएक्शन रहेगी तो क्या क्या रहेगा आपका EX3, EX4 और EX2 सारे टाइप के बना सकता है ये आपके ग्रुप 16 एलिमेंट्स। और रिएक्ट और स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स क्या बोल रहा है, डिक्रीजेस। F माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस। देखे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स का, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स का ऐसा कुछ उसने ऑर्डर बता रखा है। ठीक है, अब जैसे देखो SF6 बोल रहा है, SF6 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3d2 रहेगी, ये तो हम लोग निकाल सकते हैं, और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसा कुछ टाइप का आपका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब बोल रहा है SeF4 है, SeF4 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d हो गई, sp3d हो गई। ठीक है, तो लोन पेयर आ गया एक, बेसिकली लोन पेयर आ गया, शेप क्या बन जाती है, सीसॉ, सीसॉ शेप बन जाती है। ऑलराइट, और अगर आपका मतलब SF2 जैसे आपका दो ही फ्लोराइड्स हैं, दो ही फ्लोराइड्स है, तो हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा है sp3 बोल रहा है, और ये आपकी रिएक्शन भी ऐसी कुछ बता रखी है। ऑलराइट, हालांकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके हाइब्रिडाइजेशन तो यार निकालना आता ही है, हाइब्रिडाइजेशन आ गया, बॉन्ड पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया, तो फिर शेप भी निकाल देंगे यार, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। ठीक है, चलो अब यार एक एक करके अलग अलग कंपाउंड्स आने वाले हैं ग्रुप 16 के, तो उनको हम लोगों को ध्यान से देखना है, क्या रिएक्शंस हो रही हैं, एक एक सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यार हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में, तो यार ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो उसकी यार प्रिपरेशन क्या बोल रहा है, बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट लाइक क्लोरेट्स, नाइट्रेट या परमैंगनेट्स को आप हीट करोगे, हीट करोगे है ना, तो वो डायरेक्टली आपका O2 दे देगा, डायरेक्टली आपका O2 दे देगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हो ऑक्साइड्स का ऑफ मेटल्स, जो आपके ऑक्साइड्स हैं उसको यार आप हीट करोगे, उनको हीट करोगे तो आपके क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, या फिर H2O2 का, H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है तो भी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, तो भी आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ऑलराइट, ये हम लोगों ने हाइड्रोजन में देखा है, हाइड्रोजन में देखा है इसका डिकम्पोजिशन, ये कोई रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन होती है, बिल्कुल। चलो और देखो लार्ज स्केल आप कैसे बना सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पानी करोगे तो आप एक बड़े स्केल के पे ऑक्सीजन बना सकते हो, जहां पे ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होती है, एनोड पे होती है। ऑक्सीजन एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो पानी में ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, -2, यहाँ पे इसमें जाता है 0, तो -2 से 0 जा रहा है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे होता है। तो ऑक्सीजन गैस कहाँ रिलीज हो रही है, एनोड पे रिलीज हो रही है, एनोड पे रिलीज हो रही है। ठीक है, चलिए और देखो प्रॉपर्टीज बोल रहा है, कलरलेस है, ओडोरलेस है, और इसका ये जो 3 आइसोटोप्स दे रखा है, O16, O17, O18 दे रखा है ना। O2 इज पैरामैग्नेटिक, हमको पता है, MOT भैया है ना, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, बात करी है हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के आने का रीजन ही मेजर ये रहता है कि जो VBT थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, वो आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को डायमैग्नेटिक बता रही थी, लेकिन असली में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। करेक्ट, चलिए और देखो डाइऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट्स विद नियरली ऑल मेटल, सबके साथ कर जाता है, एंड नॉन मेटल्स, लेकिन जो आपके कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो आपके कॉइनेज मेटल्स होते हैं, जैसे आपका गोल्ड है, प्लैटिनम है और नोबल गैसेस है, इनके साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, डायरेक्टली इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए और देखो अब यार कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं, कैल्शियम आएगा तो उसका ऑक्साइड बन गया, एल्यूमिनियम आया तो उसका ऑक्साइड, P4 तो उसका ऑक्साइड, है ना, ये सारे के सारे रिएक्शंस दे रखे हैं। जैसे CH4 है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, CO2 और H2 हो गया, तो कंबशन हो जाता है ना, कंबशन हो जाता है। करेक्ट, ऐसे ही आपका SO2 और O2, तो आपका ये वेनेडियम ऑक्साइड ले लिया, या ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये आपका कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, ये आपका कैटलिस्ट की भी तरह बिहेव करेगा। CuCl2 है, ठीक है, ये भी आपका कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस की मैन्युफैक्चर में काम आ रहा है।
है ना। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं आपकी ऑक्सीजन गैस की, ये कुछ रिएक्शंस हैं ऑक्सीजन गैस की, ठीक है। चलो अब यूजेस तो यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ की, ये और पानी, जल है तो जीवन है, ऑक्सीजन है तो जीवन है ना, यही नारा चल रहा है, ठीक है। चलो तो इन सब की ये क्या बोल रखी है इसने, इंपॉर्टेंस बता रखी है ना। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में दे रहा है ये, ऑलराइट। CO2 सिलेंडर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग एंड इन माउंटेनियरिंग बोल रहा है, ठीक है। कंबशन ऑफ फ्यूल्स, हाइड्रोजीन्स इन लिक्विड ऑक्सीजन, है ना। प्रोवाइड्स थ्रस्ट इन रॉकेट्स, थ्रस्ट रहता है जो मतलब रॉकेट प्रोपल्शन, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो, रॉकेट प्रोपल्शन क्या करती हैं, गैसेस नीचे धक्का देती हैं और एकदम से गैसेस निकलती हैं वो नीचे धक्का देती हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन से रॉकेट को ऊपर धक्का मिलता है, तो वो ऊपर उड़ने लग जाता है ना, तो उसे प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। थ्रस्ट रॉकेट में देता है। चलो और देखो, और आपके अलग अलग ऑक्साइड्स की बात कर रहा है। अब ऑक्साइड्स देखिए आप लोग, देखिए यस एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखो ऑक्साइड्स की बात देखो, ऑक्साइड्स देखो, अलग अलग ऑक्साइड दे रखे हैं। एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स रहते हैं, हम लोगों को पता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या रहते हैं, एसिडिक नेचर के रहते हैं, एसिडिक नेचर के रहते हैं। ये सारे आपने इसने दिखा रखे हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है, ये सारे दिखा रखे हैं एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड है, इसको आप जैसे ही पानी में डालोगे तो एक एसिड बन के आएगा। एसिड कौन सा आया, SO2 + H2O, क्या आया, सल्फ्यूरस एसिड आया, H2SO3, क्या आया, H2SO3 आया, ठीक है। ऐसे यार बेसिक ऑक्साइड भी हो सकते हैं। बेसिक ऑक्साइड किसके होते हैं, मेटल्स के होते हैं। बेसिक ऑक्साइड किसके होंगे, मेटल के, ठीक है। ये रहे आपके मेटल के ऑक्साइड। अब आप मेटल के ऑक्साइड को पानी के साथ करा रहे हो तो ये क्या बनेगा, बेस बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, बेस बन रहा है, ठीक है। ये बन रहा है बेस, और यहाँ पे ये क्या बनता है, एसिड बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, एसिड बनता है, ठीक है। चलो अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो आपके एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे Al2O3 एम्फोटेरिक है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो देखो एसिड के साथ बना रहा है AlH2O6 3+, ठीक है, और बेस के साथ क्या बना रहा है, AlOH, OH जुड़ेगा, है ना, AlOH6 3-, ये बना रहा है, ठीक है, ये बेस के साथ बना रहा है। ऐसे ये न्यूट्रल ऑक्साइड रहते हैं, ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ये 4 न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, आप लोगों को ध्यान रखने हैं, आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ये 4 आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। ये जितने भी एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल ये मैं बता रहा हूँ, ये आपको मैं पीरियोडिक टेबल में भी बता चुका हूँ। वापस से आप लोगों की चीजें आ रही हैं, तो रिविजन हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गए आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स हो गए, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है। और क्या होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड्स भी होते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होते हैं, जिसमें यार एक ही कंपाउंड में आपके 2 तरीके के ऑक्साइड्स प्रेजेंट है, 2 तरीके के ऑक्साइड्स प्रेजेंट है। जैसे देखो ये है Fe3O4, तो ये बेसिकली आपको दिख रहा है Fe3O4, लेकिन अंदर से ये कैसे एग्जिस्ट करता है, FeO.Fe2O3। तो अलग अलग ऑक्साइड है, ये FeO एक ऑक्साइड है, Fe2O3 एक ऑक्साइड है। इन दोनों को मिक्स करके आपका Fe3O4 बनाए, तो Fe3O4 क्या है, एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। ऐसे ही होता है Pb3O4, ऐसे ही Pb3O4 है। तो Pb3O4 कैसे बना होता है, 2 PbO, 2 मोल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं PbO के, और एक मॉलिक्यूल आपका रहता है PbO2 का, ठीक है। तो ऐसे बना हुआ होता है। तो देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो लेड की, PbO में और PbO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है लेड की। तो यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो ये वाला तो आता है +2 में और ये वाला आता है +4 में, ठीक है। अगर आप आयरन की निकालोगे तो ये आएगा +2 में, ये आएगा +3 में, है ना। तो कई बार यार आपसे ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछी जा सकती है। जैसे Pb3O4 में बताओ जो लेड हैं, जो 2 लेड हैं, वो कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो एक +2 में है, एक +4 में है। क्लियर, चलिए और देखिए, अब बात करते हैं ओजोन की। ऑक्सीजन की बात कर ली हम लोगों ने। अब जो आपका दूसरा कंपाउंड आ रहा है वो क्या है, ओजोन है। जो दूसरा कंपाउंड है वो है ओजोन, ठीक है। इट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन, हमें पता है यार। ओजोन लेयर गैस होती है, आपकी ओजोन लेयर बनी हुई है ना, तो वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे अर्थ को, है ना, अल्ट्रावायलेट रेस से। ऑलराइट, चलिए, ओजोन लेयर प्रिवेंट्स अर्थ सरफेस फ्रॉम एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन, सही बात है, ठीक है। अब देखो ये बन कैसे रहा है, प्रिपरेशन ऑन पासिंग ड्राई स्ट्रीम ऑफ O2 थ्रू साइलेंट डिस्चार्ज सो एज टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ O3, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन
से आप क्या बना रहे हो, ओजोन बना ले रहे हो, ओजोन बना रहे हो। रिएक्शन क्या है, प्लस 142 किलो जूल पर मोल है, तो क्या है, एंडोथर्मिक है, क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या बन रहा है, ओजोनोइड ऑक्सीजन बनता है। क्यों, ओजोनोइड ऑक्सीजन होता है बेसिकली ऑक्सीजन और ओजोन का मिक्सचर, ऑक्सीजन और ओजोन का मिक्सचर को हम बोलते हैं ओजोनोइड ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 ozone is greater than 10%, a battery of ozonizers can be used and pure oxygen can be condensed। ठीक है, हालांकि जो ओजोनेड ऑक्सीजन बन रहा है वो क्या है, एक मिक्सचर है ओजोन और ऑक्सीजन का। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज अ ओजोन इज अ पेल ब्लू गैस है, पेल ब्लू गैस है, गैस फॉर्म में ये पेल ब्लू कलर में है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ये डार्क ब्लू लिक्विड है, और जब सॉलिड बनता है तो ये वायलेट ब्लैक सॉलिड बनता है, सॉलिड फॉर्म में बनता है तो ये वायलेट ब्लैक सॉलिड बनता है। ठीक है, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इट इज हार्मलेस। ठीक है, बट कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाती है तो ये ब्रीदिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल, और हेडेक और नोजिया में भी ये लीड कर सकता है अगर कॉन्सेंट्रेशन ओजोन की बढ़ जाती है तो। ऑलराइट, देखिए अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक सेकेंड, यस देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है यार, नेक्स्ट आपको दे रखा है ओजोन की थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी के बारे में ना। तो देखो ओजोन जो रहता है इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल रहता है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो है ना वो ऑटोमेटिकली जो ओजोन है वो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली आपका ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना चाहता है। तो देखो इट्स कन्वर्जन टू ऑक्सीजन इज फेवरेबल एज डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा जी क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, तो वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना चाहता है। ठीक है, अब यार एक ओजोन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। कैसे, ओजोन है जो वो टूटता है ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में, तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ये इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का रीजन रहता है। ठीक है, तो जैसे देखो पीबीएस है, अब इसमें ओजोन हमने डाला तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पे सल्फर देखो किसमें, -2 में, यहाँ पे किसमें है, +6 में, तो -2 से +6 गया तो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है, ओजोन कर रहा है, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, ओजोन कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपका आयोडाइड आयन है, I- है, इसमें आपने ओजोन डाला तो देखो ये I2 में कन्वर्ट हो गया, तो -1 से ये जा रहा है 0, तो अगेन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो और ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, ओजोन कर रहा है। तो ओजोन एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, अब देखो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, अगर हमको क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट करना है ओजोन की कितनी ओजोन प्रेजेंट है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो ऑन रिएक्शन ऑफ ओजोन विद एक्सेस ऑफ Ki बफर्ड विद बोरेट बफर, पीएच दे रखी है इसको 9.2, I2 इज लिबरेटेड विच कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन करके। बेसिकली कुछ नहीं यार, आपके पास कोई I- आयन है, ठीक है, उसको आपने पहले कन्वर्ट करा I2 में, फिर अब इस I2 को आप सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन कर रहे हो और आप उसकी अमाउंट जान ले रहे हो, आप उसकी अमाउंट जान ले रहे हो, तो क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट कर पा रहे हो कि कितना ओजोन प्रेजेंट है, कितना ओजोन प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो पहले इसने Ki को जो -1 था आयोडाइड था उसको पहले उसने I2 में कन्वर्ट करा, फिर इस I2 की टाइट्रेशन करी विद सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं स्पेशली NO है ना, एमिटेड फ्रॉम एग्जॉस्ट सिस्टम्स ऑफ सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स माइट स्लोली डिप्लीट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो NO है वो बेसिकली ओजोन लेयर है जो उसके डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है ना। और भी यार बहुत सारी गैसेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो हम एसीज चला रहे हैं उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ रही हैं, रेफ्रिजरेटर्स में होती हैं, सारी की सारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, डैमेज करती हैं। ठीक है, देखो यूज ऑफ फ्रियॉन्स है ना, जो हम लोग रेफ्रिजरेंट्स में यूज कर रहे हैं, कैन ऑल्सो डैमेज ओजोन लेयर। ठीक है, कैन ऑल्सो डैमेज ओजोन लेयर। ऑलराइट, चलो अब देखो यार कुछ आपको रिएक्शंस दे रखी हैं ओजोन की, आपकी H2O2 के साथ रिएक्शन, अगर हीट कर रहे हो तो सिंपली वो ऑक्सीजन में जा रहा है, Ag के साथ Ag2O, Hg के साथ Hg2O है ना, ऐसे ही सल्फर के साथ, फॉस्फोरस के साथ, आयोडीन के साथ। अब जैसे ओजोन प्लस Fe+2 है, ये क्या है, Fe+2 है, तो ओजोन Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, +3 में कन्वर्ट कर देगा, बेसिकली ऑक्सीडाइज कर देगा ना, बेसिकली ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, और ये जो ये रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस,
ये कौन सी रिएक्शन है? ओजोनोलिसिस, है ना। इसे इसे ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है ना। ऑर्गेनिक की रिएक्शन है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हल्का फुल्का यार हम लोग इसे जरूर ध्यान रख सकते हैं। ऑलराइट चलो और देखो स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर में बोल रहा है कि यार इसका एंगुलर स्ट्रक्चर रहता है 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्यों होती है? बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो ये फिनोमेना आ रहा है, ये क्या आ रहा है? रेजोनेंस का फिनोमेना आ रहा है ना। रेजोनेंस का फिनोमेना। अगर ये वाला आप स्ट्रक्चर देखो तो इसमें एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। ये वाला स्ट्रक्चर देखो तो अगेन एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो जो डबल बॉन्ड रहता है, वो जो पाई बॉन्ड रहता है, वो पूरे ऑक्सीजन पूरे ओजोन मॉलिक्यूल पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। किस फिनोमेना की वजह से? रेजोनेंस की वजह से। तो रेजोनेंस के चलते ही जो बॉन्ड लेंथ आती है वो क्या आती है? आइडेंटिकल आती है ना। ऐसे ऐसे पार्शियल बॉन्ड होता है, देखो डॉट 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 करके दिखाया हुआ है, इसका मतलब कौन सा बॉन्ड है? पार्शियल बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड है पूरे के पूरे ओजोन मॉलिक्यूल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चलो यार ये यूजेस दे रखे हैं, ये यूजेस दे रखे हैं। लास्ट वाले यूज देखो, इट इज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KMnO4। KMnO4 का मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ओजोन को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात करी हमने यार ओजोन की। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सल्फर है। नेक्स्ट है आपका सल्फर। तो देखो यार हम लोगों ने सल्फर के एलोट्रोप्स पहले भी डिस्कस करे थे, एक बार मैं वापस से आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। सल्फर पढ़ रहे हैं हम। तो देखो सल्फर, वेरियस एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर आर रोम्बिक सल्फर की बात कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा सल्फर। ये हमने पढ़ा है, वापस पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। इट इज स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर। ये ना थर्मोडायनेमिकली ये स्टेबल रहता है ज्यादा। रोम्बिक सल्फर आपका स्टेबल रहता है ज्यादा और येलो कलर का है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड ऑन एवापोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन CH2। ये ध्यान रखना है कि इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड रेडिली सॉल्यूबल इन CH2। CH2 में सॉल्यूबल है। CH2 अगेन क्या है आपका? अगेन क्या है? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो CH2 में तो ये सॉल्यूबल है, रोम्बिक सॉल्वर CH2 में सॉल्यूबल है। लेकिन जो पानी है, जो पानी आपका पोलर सॉल्वेंट है, जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूबल नहीं है, उसमें सॉल्यूबल नहीं है ये, ठीक है। एंड डिजॉल्व्स टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, एल्कोहल एंड ईथर। इसमें भी हल्का फुल्का घुल जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा सॉल्यूबल कहाँ पे है? CH2 में, और पानी में सॉल्यूबल नहीं है। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक सल्फर। इसे क्या बोल रहे हो आप? इसे बोल रहे हो बीटा सल्फर बोल रहे हो, बीटा सल्फर बोल रहे हो, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 393 केल्विन। इसका कितना था? 385 केल्विन। तो रोम्बिक वाले का कम है, मोनोक्लिनिक वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, है ना, ये जो ये दिखा रखा है कलरलेस रहता है, कलरलेस रहता है। क्रिस्टल्स ऑफ बीटा सल्फर इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये कलरलेस है। और आपका जो रोम्बिक था वो क्या था? येलो कलर का था, ठीक है। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक इज स्टेबल अबव 369 केल्विन एंड बिलो अल्फा सल्फर इज स्टेबल। अल्फा सल्फर बोले तो रोम्बिक, रोम्बिक रोम्बिक सल्फर। तो अगर टेम्परेचर 369 केल्विन से ज्यादा है तो मोनोक्लिनिक आपका स्टेबल है, अगर कम है तो रोम्बिक सल्फर आपका ज्यादा स्टेबल है। तो ये जो टेम्परेचर रहता है 369 केल्विन, ये क्या रहता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर रहता है, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर रहता है, ठीक है। टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान होना चाहिए कि हाँ कुछ ना कुछ ट्रांजिशन टेम्परेचर है यार, जिसके ऊपर, है ना, जिसके ऊपर मोनोक्लिनिक स्टेबल है और जिसके नीचे रोम्बिक स्टेबल है, ठीक है। देखो बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव S8 मॉलिक्यूल्स, S8 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। देखो क्राउन शेप रहती है, एसिड मॉलिक्यूल्स की क्या शेप रहती है? क्राउन शेप रहती है। कैसी शेप रहती है? ऐसा कुछ शेप रहता है। देखिए ये आपके 8 सल्फर के एटम्स हैं, वो एक साथ कंबाइन करके रहते हैं और एक ये तरीके का क्राउन शेप बनाते हैं, क्राउन शेप ये बनाते हैं, ठीक है। और कौन से रहता है आपके? ये तो क्या हो गई? ये तो S8 की बात हो गई, S8 की बात हो गई। ऐसे यार S6 की भी बात होती है, S6 की भी बात होती है। देखो इन साइक्लो S6 द रिंग अडैप्ट्स चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म बना देती है। बेसिकली जो बीच में चेयर रहती है ना, एकदम मस्त ऐसे पड़े रहो, है ना, वैसी वाली चीज। देखो ये वैसा वाला सही कुछ आपकी चेयर बन जाती है, ये रहा, है ना। ये यहाँ पे ये बैठने की और ये यहाँ पे इधर पाँव रखने की चीज, ठीक है। और यहाँ पे बढ़िया तरीके से सर रखो, ठीक है। तो ये क्या है? S6 है। S6 कौन सी फॉर्म रह रही है आपकी? चेयर फॉर्म रह रही है, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो बात करी थी कि S2 क्या रहता है? पैरामैग्नेटिक रहता है, लाइक O2, सही बात है। MOT के हिसाब से O2 क्या है? पैरामैग्नेटिक है। तो उसी के ही ग्रुप का जो S2 रहेगा, सल्फर रहेगा, है ना, वो भी क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक ही रहेगा, ठीक है। चलो
आई होप यार यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, है ना। आप लोग अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिएगा और वही आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, SO2 की बात कर रहे हैं। पहले देखिए प्रिपरेशन, सिंपल बात है, अगर सल्फर को हम बर्न कर देंगे, सल्फर को बर्न कर देंगे तो हमारा SO2 आ जाएगा, SO2 आ जाएगा, ठीक है। लेबोरेटरी में आप ऐसे SO3 2- आयन है एक्वस, उसको आप H+ से रिएक्ट करा रहे हो तो क्या बन रहा है आपका SO2 बन रहा है, SO2 बन रहा है। और अब जब इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करना है तो जो आप सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको जब आप हीट करते हो, है ना, रोस्टिंग करते हो उनकी आप रोस्टिंग करते हो तो बेसिकली वो SO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। SO2 आपका बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट आपका SO2 बनता है। तो इन 3 तरीकों से आप सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हो, ठीक है। तो देखो यही दे रखी है, ये रोस्टिंग हो रही है। आयरन का कोई सल्फाइड है, इसमें आपने ऑक्सीजन डाला, है ना, तो आयरन का जो था वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, प्लस आपकी SO2 गैस रिलीज हो गई, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, क्या है, कलरलेस गैस है विद पंजेंट स्मेल है, ठीक है, और हाईली सॉल्यूबल इन वाटर है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल रहता है पानी में, है ना। क्यों रहता है यार, जैसे देखो अब लाइक डिजॉल्व लाइक का फंडा लगाया करो, जैसे SO2 का स्ट्रक्चर ये रहता है, तो ये क्या है, एक पोलर कंपाउंड है, ये एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है। और ये जो आपका पानी है, पानी भी क्या रहता है, पोलर सॉल्वेंट रहता है। तो पोलर सॉल्वेंट किसमें डिजॉल्व, पोलर कंपाउंड किसमें डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में, है ना। पोलर बढ़िया भाई, है ना। तो इसलिए जो SO2 है वो हाईली सॉल्यूबल है पानी में, हाईली सॉल्यूबल रहता है पानी में, ठीक है। अब जब आप SO2 को पानी में डाल देते हो तो ये H2SO3 बना देता है, विच इज व्हाट, सल्फ्यूरस एसिड। ये रिएक्शन हमने पहले भी देखी थी, वापस एक बार देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है, इट रेडिली रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपका जो NaOH है वो SO2 के साथ रिएक्ट करके Na2SO3 बना देता है। बेसिकली यार क्या हो रहा है, जैसे NaOH है, ये क्या है, हमारा बेस है। अब SO2 है, SO2 क्या रहता है, एसिडिक नेचर का रहता है, नॉन मेटल है सल्फर, उसका ऑक्साइड्स क्या रहते हैं, एसिडिक नेचर के रहते हैं। तो बेस और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फर्दर आप SO2 के साथ रिएक्ट कराते जाओगे तो वो NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और कैसे काम कर रहा है, इट रिएक्ट्स विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल एज विच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। SO2 Cl2 के साथ भी रिएक्ट करता है, इसमें चारकोल आप कैटलिस्ट की तरह ले सकते हैं, ठीक है। और क्या बन रहा है आपका, सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 बन रहा है, ठीक है, SO2Cl2 बन रहा है, ठीक है। इट इज कन्वर्टेड इनटू SNO3 बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 वैनेडियम ऑक्साइड। ये क्या बनाता है आपका, ये भी आपका कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब जो यार मॉइस्ट SO2 होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। हम लोगों ने यार ब्लीचिंग रिएक्शन देखी थी, तो उसमें जो SO2 का ब्लीचिंग होता है वो रिडक्शन के थ्रू होता है एंड इट इज अ टेम्पररी ब्लीचिंग, करेक्ट। तो यार देखो क्या हो रहा है, ये जो Fe+3 में, ये किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कर कौन रहा है, SO2। तो SO2 कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ऐसे ये देखो आपका SO2 अगर आप MnO4- जो कि पिंक कलर का होता है उसके साथ रिएक्शन करा देते हैं तो इसको Mn+2 में कन्वर्ट कर देता है। मैंगनीज +7 से कहाँ चले जाता है, +2 में चला जाता है, विच इज व्हाट कलरलेस। तो यार इसको आप एज अ टेस्ट ऑफ SO2 भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई सी भी जैसे गैस इवॉल्व हो रही है, उसको हमको चेक करना है कि यार वो SO2 है या फिर नहीं, तो आप उसको MnO4- के सॉल्यूशन से पास करा दो। अगर जो पिंक कलर का होता है, अगर उसने उसको कलरलेस में कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब गैस कौन सी है, SO2 है। SO2 है। तो आप लोग इसे एज अ टेस्ट फॉर SO2 भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखिए, और आपको यार अलग अलग रिएक्शंस दे रखी हैं SO2 का, यही हम लोगों ने यार अभी भी देखी है। जैसे Fe+3 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो +2 में कन्वर्ट कर दे रहा है, ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो SO3 में जा रहा है, किसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेसिकली लाइम वाटर के साथ हो रही है तो वो लाइम वाटर को मिल्की बना दे रहा है, ठीक है। आयरन के साथ ये रिएक्शन है, मैग्नीशियम के साथ H2S के साथ रिएक्शन दे रखी है, और Cl2 के साथ क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बना रहा है ना। ये देखो अभी हमने देखा सल्फ्यूरिल क्लोराइड बना ले रहा है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखो यार SO2 इन पर्टिकुलर रिएक्शंस में आपका एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्यों, आयरन को 0 से किस में लेके जा रहा है, +2 में लेके जा रहा है, तो ऑक्सीडाइज कर रहा है ना। तो जो SO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। यानी ये चीज आप लोगों ने रिडॉक्स में पढ़ी होगी। जैसे जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है। सल्फर की हो कितने से जो मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, -2 to +6 हो सकती है ना। तो इट इज एन इंटरमीडिएटरी ऑक्सीडेशन स्टेट,
+4 इंटरमीडिएटरी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। क्लियर है ये चीज? चलिए और चीज देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है, एंगुलर स्ट्रक्चर है और इसमें भी अगेन रेजोनेंस रहता है। ठीक है, तो इसमें आपने ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसने दिखा रखे हैं। ऑलराइट, चलिए अब देखो यूज बता रखा है उसने इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम और शुगर, ब्लीचिंग एजेंट की तरह हम लोग इसे यूज कर ही सकते हैं, एज एन एंटी क्लोर डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव की तरह भी इसे यूज करा जा सकता है। ठीक है, चलो प्रिपरेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स एंड लिक्विड SO2 यूज्ड एज सॉल्वेंट टू डिसॉल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको सॉल्वेंट की तरह भी यूज किया जा सकता है। चलो और क्या है, नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4 की बात कर रहे हैं, H2SO4 की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये समझो कि यार इसकी प्रिपरेशन है, तो इसकी प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या नाम है प्रोसेस का? कॉन्टैक्ट प्रोसेस नाम है। ठीक है, क्या करते हो, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर्स इन एयर टू जनरेट SO2। पहले यार आप SO2 जनरेट करते हो, जो आपके पास ओर्स हैं, सल्फाइड के ओर्स हैं, या फिर डायरेक्टली आप सल्फर को भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो SO2 कन्वर्ट हो जाता है, SO2 कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो यार ये SO2 बनता है उसमें यार कुछ कुछ इंप्योरिटीज रहती है ना, इस प्योरिफाइड बाय रिमूविंग इंप्योरिटीज सच एज आर्सेनिक की इसमें इंप्योरिटीज रहती हैं, तो पहले आप इसकी इंप्योरिटीज रिमूव करते हो। ठीक है, फिर क्या कर रहे हो, आप SO2 का कन्वर्जन करते हो SO3 में। ठीक है, कैसे करते हो, बाय कैटलिस्ट V2O5 आप कैटलिस्ट लेते हो और SO2 को कन्वर्ट करते हो SO3 में। ये क्या है प्रोसेस? एक्सोथर्मिक। हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, मतलब प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है ना। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रहती है, रिवर्सिबल रहती है, एंड फॉरवर्ड रिएक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कितने मोल हैं SO2 के, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1, ठीक है, और SO3 के कितने मोल्स हैं, 2, तो फॉरवर्ड जा रही है रिएक्शन, तो मोल्स कम हो रहे हैं, तो वॉल्यूम भी आपकी कम हो रही है। इन्होंने यार फेवरेबल कंडीशंस बता रही है, वो लोग हम ली चैटलर प्रिंसिपल से ही देख सकते हैं। जो आपकी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो क्या होती है, लो टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए। ये आप लोग ली चैटलर्स प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, उससे आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपका क्या बन गया, SO3 बन चुका है, आपका SO3 बन चुका है। अब क्या करते हो आप, इस SO3 पे आप H2SO4 का स्प्रिंकलिंग करते हो, ऊपर से आप इसको H2SO4 पे डालते हो SO3 को, तो आपका H2S2O7 बन जाता है ओलियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओलियम। H2S2O7 बन जाता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ओलियम बोल रहे हैं। अब यार इस ओलियम से आप अगेन H2SO4 एक अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन का ले सकते हैं। देखो, फाइनली डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विद वाटर गिव्स H2SO4। बेसिकली इस ओलियम में जो आपका H2S2O7 बना है, इसको आप पानी में डालते हो, है ना, इसका आप डाइल्यूशन करते हो, तो आपके पास H2SO4 आ जाता है डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का। जितना आप पानी डालोगे उस हिसाब से उसकी कॉन्सेंट्रेशन बन जाती है, देखो यार ये टाइप का यार कुछ आपका पूरा का पूरा डायग्राम है, कुछ नहीं यार। देखो जैसे सल्फर बर्नर, हमने क्या बोला इनिशियली, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ बर्न करो, तो आपका इम्प्योर SO2 और जो बची हुई ऑक्सीजन है वो आ गया है ना। अब हमने ऐसे ये आगे जा रही है आपकी गैस, ये आगे आपकी जा रही है, ठीक है। अगर कोई डस्ट रहेगा तो डस्ट प्रेसिपिटेटर लगा दिया हमने, ताकि जो इम्प्योरिटीज डस्ट के फॉर्म में है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। वॉशिंग और कूलिंग टावर लगा दिया, फिर आगे जाके भेज रहे हैं हम लोग, तो देखिए हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों डाल रहे हैं, इट इज एक्टिंग एज ड्राइंग टावर। अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को वो कोई सा भी खींच लेगा। तो यहां से अब हमारी पास होती है ड्राई SO2 और O2, केवल और केवल यहाँ पे ड्राई SO2 है एंड O2 है। तो देखो अभी ये यहाँ पे नीचे जा रही है। अब हमने लगा रखे हैं कुछ प्योरीफायर, जैसे आर्सेनिक प्योरीफायर लगा दिया। ये आर्सेनिक प्योरीफायर हम कैसे करते हैं, जेलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड लेते हैं, और वहां से हम लोग उसमें जो आर्सेनिक इंप्योरिटीज हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं। आर्सेनिक इंप्योरिटीज रिमूव कर दी, फिर ये आपने कैटालिटिक कन्वर्टर ले लिया। कैटालिटिक कन्वर्टर, इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, SO2 और O2 रिएक्ट करके किसमें बना रहे हैं, SO3 बना रहे हैं। और कैटलिस्ट कौन है, V2O5 है। V2O5 आपका कैटलिस्ट है। तो देखो यहां से जो गैस निकल रही है अब किस में कन्वर्ट हो गई, SO3 में। अब उस SO3 गैस को आपने ऊपर से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को स्प्रिंकल कराया, ताकि वो ओलियम में कन्वर्ट हो गया।
H2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसका आप डाइल्यूशन करोगे, H2O करोगे इसको, तो अगेन आपको एक डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, H2SO4 के बनाने में, H2SO4 के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज बोल रहा है, हम लोगों को पता है यार, देखो एसिड है ना, एसिड बिहेवियर है इसका, तो H+ रिलीज करेगा, यही सारी चीजें दे रखी हैं। देखो ये क्या, H2SO4 को क्या बोलते हो आप, ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हो। ठीक है, अब देखो इधर स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 611 केल्विन। द हाई बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अच्छा खासा, देखो 611 केल्विन है। और हाई विस्कोसिटी इंडिकेट दैट सल्फ्यूरिक एसिड हैज एसोसिएटेड स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, जैसे देखो H डबल बॉन्ड O, इधर OH और इधर OH। तो ये जो यार आपके हाइड्रोजन है किसके साथ जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ, डायरेक्टली एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये देखो आपको ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखा रखे। इन हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते ही उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो और विस्कोसिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलो, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रहता है वो सॉल्यूबल रहता है पानी में, और जो सॉल्यूशन का प्रोसेस है दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक। अगर आप H2SO4 को पानी में डालते हो तो ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक रहता है, हाईली एक्सोथर्मिक रहता है। ठीक है, चलिए और देखो अब क्या बोल रहा है, अलग अलग यार और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। डिकम्पोजिशन है, जब आप इसको हीट करोगे तो ये SO3 और H2O में टूट जाएगा। वैसे बोल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड काफी स्टेबल रहता है, वैसे तो अच्छा खासा स्टेबल रहता है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा हीट करोगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर है, ये तो हमें पता है यार, इट इज अ टिपिकल एसिड एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। बिल्कुल, आयनाइज हो जाता है पानी में। H2SO4 है, H2SO4 है, कितने H+ रिलीज करता है, 2 H+ रिलीज करता है, तो इट इज व्हाट, डाइबेसिक एसिड। इट इज व्हाट, डाइबेसिक एसिड। तो 2 H+ आयंस रिलीज करता है। तो देखो पहले एक H+ रिलीज करा और HSO4- में बन गया, फिर दूसरा H+ रिलीज करा और SO4 2- में बन गया। इसका यार जो Ka रहेगा ये Ka1 रहेगा, इसका Ka2 रहेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट रहता है वो बहुत बड़ा रहता है एज कंपेयर टू सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला H+ रिमूव करना काफी आसान रहता है, सेकंड वाला डिफिकल्ट रहता है। क्यों, क्योंकि जो सेकंड वाला आप रिमूव कर रहे हो वो एक अनायन से रिमूव कर रहे हो। HSO4- क्या है, एक अनायन है, वहां से रिमूव कर रहे हो, तो यहां से काफी डिफिकल्टी होती है H+ रिमूव कराने में। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka2 वो काफी कम हो जाता है और Ka1 काफी ज्यादा रहता है। क्लियर, चलिए अब देखो यार क्या क्या दे रखा है। इट रिएक्ट्स विद मेटल्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट, सबके साथ रिएक्ट करता है ना। ये रिएक्शन है जिंक के साथ ZnSO4, ऑक्साइड है तो आपका CaSO4 बना रहा है और पानी बना रहा है। कोई बेस है ना, ये तो क्या हो गया, NaOH बेस हो गया। ये क्या हो गया आपका एसिड H2SO4, तो ये सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। NO2CO3 के साथ रिएक्शन ये रही। ठीक है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, काफी जनरल सी रिएक्शन है ना, ये चीज भी हम लोगों ने कवर कर ही रहे हैं हम लोग तो। ऑलराइट, अच्छा ये क्या है यार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2SO4 में अगर हम सल्फर की बात करें तो इट इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका केवल रिडक्शन हो सकता है। +6 से मैक्सिमम में पहुंच चुका है, दिस इज इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। तो अगर ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन तो इसका पॉसिबल नहीं है, +7 +8 नहीं जा सकता, मैक्स में पहुंच चुका है। तो क्या इसका रिडक्शन पॉसिबल है, हाँ, +2 +4 0 -2 इसमें जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ इसका रिडक्शन हो सकता है तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे बिहेव करता है, नेसेंट ऑक्सीजन देके। देखो H2SO4 टूटा तो इसने एक नेसेंट ऑक्सीजन दिया। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखो कार्बन है तो इसको CO2 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कार्बन 0 से कहां चलेगा, +4, तो ऑक्सीडेशन हो गया ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है एज H2SO4। ये आपका SO2 ये आपका सब में ऑक्सीडेशन करवा दिया। ठीक है, और देखो रिएक्शन आपके मेटल सॉल्ट्स के साथ भी रिएक्शन होती है यार। जैसे आपका सपोज करो NaNO3 है और उसका H2SO4 रिएक्शन करा है तो NaHSO4 प्लस HNO3 बन रहा है, आपका दूसरा एसिड बन रहा है। और जो H2SO4 का NaCl के साथ रिएक्शन करा तो HCl बन जाता है। तो जो आपका H2SO4 है वो आपका दूसरे एसिड्स के मैन्युफैक्चर में भी काम आता है, टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट एसिड्स, है ना, टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट एसिड्स में भी ये काम आता है आपका। ऑलराइट, चलिए
और देखो और क्या यार, मिसलेनियस रिएक्शंस कुछ दे रखे हैं। द सॉल्ट्स ऑफ बेरियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम एंड लेड है, फॉर्म प्रेसिपिटेट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे आपने BaCl2 लिया तो ये वाइट PPT बना देगा BaSO4 का। तो ये हम लोग जब ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो हम लोग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो वहाँ पे भी हम लोग ये चीज़ देखते हैं, है ना, वहाँ पे भी हम लोग ये चीज़ देखते हैं। अब जैसे लेड का नाइट्रेट है, अगेन H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो वापस से वाइट PPT बन जाता है, वापस से वाइट PPT बन जाता है, ठीक है। ये डाउन एरो का मतलब ही क्या है, PPT बन रहा है, ऑलराइट। और अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है उसकी रिएक्शन कराते हो आप H2SO4 के साथ तो सल्फोनिक एसिड बन जाते हैं। सल्फोनिक एसिड ये जो फंक्शनल ग्रुप रहता है ऑर्गेनिक का रहता है, ये आपका SO3H रहता है ना। ऑर्गेनिक क्या मतलब इनऑर्गेनिक में भी रहता है, हालांकि इसकी नेमिंग हम लोग ऑर्गेनिक में देखते हैं, ठीक है। ये सल्फोनिक एसिड SO3H रहता है आपका, ऑलराइट। तो देखो ये आपका बेंजीन था, एरोमेटिक कंपाउंड है ना। अब आपका H2SO4 में रिएक्ट करा रहे हैं तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जा रहा है, तो देखो ये SO3H जाके जुड़ जाता है, ऑलराइट। तो यार यही सारी रिएक्शंस थी। अब यार कुछ कुछ यूजेस दे रखे हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। ये कुछ आपके फर्टिलाइजर्स हैं, उसमें काम आता है H2SO4 बनाने में। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये तो सही है। लेड स्टोरेज बैटरीज में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, ये देखा था हम लोगों ने। लेड स्टोरेज बैटरीज में काम आता है, आपका लेड अक्यूमुलेटर्स में काम आता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन, है ना, उसमें भी काम आ रहा है। और पिकलिंग क्या होती है, क्लीनिंग ऑफ मेटल सर्फेसेस बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब अगर हम किसी और मेटल को दूसरे मेटल पे चिपकाते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो उसके पहले यार हम लोगों को कुछ जो उस प्लेट पे इंप्योरिटीज है वो रिमूव करनी होती हैं, तो उन रिमूविंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पिकलिंग। और उसमें हम लोग H2SO4 को काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे आप लोगों का ग्रुप 16 भी खत्म होता है। अब आप लोग ऑब्वियसली नोट्स बना रहे होंगे, है ना। शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाइए, बहुत सारी रिएक्शन है, बहुत थ्योरेटिकल है, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। फिर हम जब सेशंस लेंगे तो आप लोगों को वहां पे चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही यार ढंग से पढ़ते रहो, जोर और शोर से पढ़ते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का ग्रुप 17 और ग्रुप 18 दोनों एक साथ कवर करवा दूंगा, ऑलराइट। तो टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।